नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं अनामिका। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भाग दौड़ भरी जिंदगी में बढ़ते तनाव और दबाव को ध्यान में रखते हुए अलवर में 3 दिवसीय निःशुल्क योग महोत्सव हर दिन ध्यान शुक्रवार से शुरू हो गया। यह योग महोत्सव 9 अप्रैल तक चलेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। RHI मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहयोग से यह कार्यक्रम कंपनी बाग में 7 से 9 अप्रैल तक प्रातः 6:30 बजे से 8 बजे तक और सायं 6 बजे से 7:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। योग महोत्सव के दौरान मधुमेह, तनाव मुक्ति, हाइपरटेंशन, एंजाइटी आदि के समाधान हेतु योग, आसन, मुद्रा के साथ साथ यौगिक प्राणाहुति युक्त ध्यान, बच्चों की मानसिक क्षमता बढ़ाने हेतु ब्राइटर माइंड्स का प्रदर्शन किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि यह योग महोत्सव बेहतर स्वास्थ्य के लिए है तथा पूरी तरह निःशुल्क है। वहीं जयप्रकाश दुबे ने बताया कि संस्थान द्वारा 100 दिन बड़े शहरों का चयन किया गया, जिसमें अलवर को भी शामिल किया गया। यह मुख्य रूप से हार्टफुलनेस के लिए है। डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान ने कहा कि इस योग फेस्टिवल में बैटरी माइंड के तहत बच्चों का मानसिक विकास होगा। इस योग महोत्सव से अलवर के छात्र छात्राओं को अत्यधिक लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज आदि के लिए लाभकारी आसन, प्राणायाम, मुद्राओं के व्यवहारिक अभ्यास के साथ ही डिप्रेशन, तनाव प्रबंधन, एकाग्रता एवं आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए हार्टफुलनेस के प्राणाहुति आधारित ध्यान का 3 दिनों व्यवहारिक अभ्यास करवाया जाएगा। योग महोत्सव का ये आयोजन आज से शुभारंभ हुआ है इसका। ये 7, 8 और 9 तारीख को इसी तरह से सुबह 6:30 से 8 और शाम को 6 से 7:30 चलेगा। आखिरी दिन का सत्र सुबह होगा रविवार को, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। हिंदुस्तान भर में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट श्री रामचंद्र मिशन की ओर से 100 जिन बड़े शहरों का चयन किया गया इस आयोजन के लिए। हमारे सौभाग्य की बात है कि अलवर शहर इसमें शामिल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मूल केंद्र में है दरअसल वो प्राणाहुति के माध्यम से ध्यान जो कराया जाता है हार्टफुलनेस में वो है। प्राणाहुति जो है ये दिव्य ऊर्जा का प्रयोग होता है, ईश्वरीय ऊर्जा का प्रयोग होता है आदमी के रूपांतरण के लिए। ये ध्यान यहाँ कराया जाता है। ये हार्ट बेस्ड मेडिटेशन है, हृदय पर आधारित ध्यान की पद्धति है। साथ साथ ये है कि इसमें सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी आसन है, प्राणायाम है, पोलैरिटी है, स्पिरिचुअल पोलैरिटी जिसको कहना चाहिए, मुद्राएं हैं, इसका आयोजन किया जाएगा। साथ साथ एक बड़ा यूनिक फीचर इसमें जोड़ा गया है, वो है ब्राइटर माइंड का। ब्राइटर माइंड जो कार्यक्रम है वो 5 से 15 साल तक के बच्चों के लिए होता है और आप आश्चर्य कर जाएंगे इसमें सुन करके। यह प्रदर्शन अभी किया जाएगा ध्यान के बाद उसका। डॉक्टर अनुराग उसके इंचार्ज हैं यहाँ पर। इस प्रोग्राम में जो है बच्चे अपने सामान्य जो सेंसरी ऑर्गन्स होती है, जैसे हम आँख से देखने का काम करते हैं, लेकिन इसमें पारंगत होने के बाद, ट्रेंड होने के बाद बच्चा अपने दूसरे शरीर के अंगों से मसलन सूंघ करके या स्पर्श करके भी पढ़ सकता है, देख सकता है, बता सकता है कि ये कौन सा कलर है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात हमारे शहर के लिए, सारे शहर वालों को इसका अधिक लाभ उठाना चाहिए। अलवर शहर के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। योग महोत्सव के रूप में हम 3 दिन अलवर को पूरी तरह से योगमयी करना चाह रहे हैं। इनर पीस और बैलेंस के साथ में बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग, प्राणायाम, आसन, मुद्राज, पोलैरिटी, ब्राइटर माइंड्स के साथ में पूरी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए प्रयास है। पूरा पैकेज है हार्टफुलनेस का और पूरी तरह से निःशुल्क है। अलवर शहरवासियों और सभी प्रशासनिक एवं सरकारी डिपार्टमेंट से विशेष दिल से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह शाम दोनों टाइम में पधार कर और अपने आप को पूरी तरह से सुखद और संतुलित जीवन की ओर ले जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस योगा फेस्टिवल में एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है ब्राइटर माइंड्स, इसके बारे में भी लोगों को बताने जा रहे हैं। आजकल के समय में जैसा आपने देखा होगा, बच्चे काफ़ी मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं और हम उनके पूरे पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाते। ब्राइटर माइंड्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बच्चे की ब्रेन हेल्थ डेवलप करने में काफ़ी मदद मिलती है। उसमें साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल किया गया है जिनको अगर बच्चे समय से करते रहें और कुछ ही बहुत ही छोटे समय में
बहुत ही अपने जो इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, इमोशनल कोशेंट होता है बच्चों का, वो काफ़ी हद तक डेवलप हो सकता है। और जो हम उनसे बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो अपने हर एक फील्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, उसको हम लोग असली में जागृत कर सकते हैं। तो मेरे सभी से निवेदन है कि अपने सभी बच्चों को लेके ये जो 5 सेशंस हम लोग कर रहे हैं 7, 8 और 9 को, आप उन सभी में बच्चों को लेके आइए ताकि इस प्रोग्राम का वो भरपूर आनंद ले सकें। आज जो ये आयोजन हो रहा है ये अलवर में एक ऐतिहासिक आयोजन के रूप में गिना जाएगा। 3 दिन तक लगातार 7, 8 और 9 तारीख को इस आयोजन को किया गया है और इसमें हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरवासी और ज़िलेवासी इसमें जुड़ें, क्योंकि योग, प्राणायाम, मुद्रा, ब्राइटर माइंड और ध्यान, इन सब का समन्वय केवल एक ही मंच पर मिल पाना बहुत मुश्किल है। और हमने ये प्रयास किया है हार्टफुलनेस संस्थान की ओर से कि हम इन सभी का समन्वय एक ही मंच पर कर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभान्वित कर सकें। और आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि आज हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। बहुत अच्छा उत्साह हमें देखने को मिल रहा है और हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि हर घर तक हमारा हर दिल, हर ध्यान का ये जो सपना है वो पूरा हो और सभी लोग वास्तव में इसका लाभ उठा पाए। सामान्य चिकित्सालय की ओपीडी में दिखाने के लिए आए युवक और उसके परिजनों ने यहां खड़े गार्ड के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट शुरू कर दी, जिससे मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। गार्ड से मारपीट करने के बाद युवक और उसके परिजन बाइक लेकर मौके से भाग रहे थे। इसी दौरान अन्य गार्ड की सहायता से युवक और उसके परिजन को पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर अस्पताल चौकी से कांस्टेबल पहुंचा और मारपीट करने वाले युवक को चौकी के हवाले कर दिया। मारपीट करने वाले महुआ निवासी अनीश कुमार ने बताया कि उसके भाई फखरुद्दीन के सीने में अचानक दर्द हुआ तो वह उसे लेकर सामान्य अस्पताल पहुंचा। यहां ओपीडी के बाहर मरीजों की काफी भीड़ थी। जब उसने ओपीडी के अंदर जबरदस्ती घुसना शुरू किया तो गेट पर गार्ड मनोज ने उसे मना किया। इस पर उसने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं डॉक्टर भवानी शंकर वर्मा ने बताया कि अस्पताल की ओपीडी सामान्य तौर पर चल रही थी, तभी एक युवक आया और उसने ओपीडी के बाहर खड़े गार्ड के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद अस्पताल में हंगामा हो गया और मारपीट करने वाले युवक अनीश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सर, एक पेशेंट था यहाँ पे, बाहर आया ओपीडी के बाहर, वो कहने लगा कि हमें जो है दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी दिखा लेना, अभी डॉक्टर साहब से बता रहे हैं, डॉक्टर साहब कह देंगे। जैसे ही उन्होंने कहा, अंदर वो जो गार्ड ने ये कहा उनसे कि भाई अभी आप डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब का कोई इमरजेंसी हो, डॉक्टर साहब देख लेंगे सब कुछ। वो आया और अचानक उग्र हो गया और उन्होंने गार्ड के साथ हाथापाई करी, उसके साथ जो उसको थप्पड़ मारे, उसके पेट में लात मारी, सब कुछ करा। तो वो पेशेंट जो इमरजेंसी जिसको बता रहा था वो भी उसके साथ मिलके और जो है ना गार्डों के ऊपर उसने हाथापाई करी है। उसको लाके जो सारे स्टाफ सब एक हो गए, उसके बाद उनको पकड़ के पुलिस चौकी का तो भागने लग गया। हाँ, भागने गया, बाहर जाके और है ना मरीज को जाके मोटरसाइकिल वालों से टकरा गया, मोटरसाइकिल भी गिरा दी जाके। अच्छा। इस तरह की स्थिति होगी तो सर कैसे होगा? डॉक्टर से भी हाथापाई करी? नहीं, डॉक्टर के पास तो नहीं पहुंच सका वो, लेकिन वहाँ पे उन्होंने खूब हाथापाई करी है, चीजें भी गिरा दी, सब कुछ करके इस तरह से माहौल के अंदर काम नहीं कर सकते करके। उसके खिलाफ जो है उचित कानूनी कार्रवाई करें, उसको अंदर किया जाए। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के शुक्रवार को विद्याधर नगर स्थित राजस्थान ब्राह्मण महासभा भवन में चुनाव संपन्न हुए। इसमें राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष पद पर रविंद्र जोशी उर्फ लखन जोशी को चुना गया। चुनाव संपन्न होने के बाद महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शैलेंद्र जोशी ने अलवर जिला अध्यक्ष रविंद्र जोशी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने अलवर जिले में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के संगठन को बुलंदियों तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया। जिले में लाख कोशिशों के बाद भी अवैध खनन माफियाओं पर राजस्थान सरकार नकेल नहीं कस पा रही। वहीं इन माफियाओं द्वारा आए दिन कहीं ना कहीं कोई दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। ऐसी ही घटना अलवर जिले की कटुमर तहसील के भनोकर सड़क मार्ग पर बहतूकला थाना अंतर्गत सुंडियाना गांव के पास घटी। इसमें एक बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से टेम्पो में सवार एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 4 जनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला संभाला। जानकारी के अनुसार ग्राम सुंडियाना निवासी मुरारी पुत्र करण सिंह अपने बीमार बच्चे को कटुमर दिखाकर अपने टेम्पो से वापस लौट रहा था। मोड़ के पास मंडावर की ओर से आते हुए एक अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने लापरवाही से चलाते हुए टेम्पो में टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में बैठी उसकी पुत्री कृष्णा, पुत्र नितेश, गौरव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं मुरारी की कटुमर CHC पर मृत्यु हो गई।
मुरारी की पत्नी लालबई का कठूमर सीएचसी पर उपचार जारी है। इधर घटना की सूचना मिलने पर सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को आग लगा दी। मौके पर पहुंची बहतूकला थाना पुलिस की जीप पर भी पथराव किया गया। इधर आग बुझाने पहुंची खरेली दमकल पर भी पथराव कर उसके शीशे फोड़ दिए थे। अग्निशमन के चालक बमुश्किल मौके से जान बचाकर भागे और इधर ग्रामीण तीनों बच्चों के शवों को सड़क पर रख प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने पर एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर, पुलिस उपाध्यक्ष अशोक चौहान एवं खेरली कठूमर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया गया। कठूमर के पुलिस उपाधीक्षक अशोक सिंह चौहान ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वह अवैध रूप से संचालित किया लाइसेंस शुदा थी। इसके अलावा परिजनों द्वारा मुकदमा दिया गया है और सरकार द्वारा जो भी आर्थिक सहायता नियम अनुसार होगी वह परिजनों को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा हुआ है, कठूमर से अपने टेम्पू को अपने सवारी को लेकर के जयपुर से इसकी मिसेज और इसकी लड़की आ रही थी जी। उनके लिए कठूमर लेने के लिए आया था। 2 बच्चा टेम्पू में थे, इसके साथ ही आए थे घर से। और उधर से जब कठूमर से जा रहा था, जब जा करके उधर से एक बजरी का ट्रैक्टर आ रहा है जी। कौन सी साइड से आ रहा था? साइड से, भनोकर साइड से। भनोकर साइड से बजरी का ट्रैक्टर आ रहा था। हाँ। और इधर से आप कठूमर साइड से ये टेम्पू में ये 3, 4, 5 सवारी जो भी थे ये बैठ के जा रही थी। हाँ। जी। तो ये ट्रैक्टर वालों ने इसके टक्कर दे करके ऑन स्टॉप ही खत्म कर दिए। कितने बंदे एक्सपायर हुए? ये साहब 3, एक बच्ची है, 2 बच्चा है और एक मुरारी खुद है। कुल टोटल कितने आदमी? 4। चारों का पहला नाम किन का था? मुरारी, और उसके बाद ये कृष्णमा, और ये नितेश, क्या है वो, नितेश और गौरव। कितने साल के थे सर? ये सर ऐसा है 12 साल के करीब तो बच्ची है जी। और लड़के का 1 साल के थे? लड़के हैं करीब लगा लो आप 3 साल के और 4 साल के। अच्छा। और मुरारी जी? मुरारी 40 साल के। 40 साल के थे। उसके बाद फिर आपको कब पता लगा था? गांव ये कॉलोनी से किसी ने फोन किया था, जब जाके हमको मालूम लगी, जब भग के आए थे। कौन सी जगह घटना? उसके बाद पुलिस प्रशासन भी आपके पास पहुंची? पुलिस प्रशासन को काफी फोन कर दिया, पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं पहुंच पाया। और अभी भी ये स्थिति है, वो बच्चे तीनों ही सड़क पे पड़े हुए हैं। गांव वाले वहाँ मौजूद हैं, ट्रैक्टर उस जगह पे मौजूद है, टेम्पू उस जगह पे मौजूद है। टेम्पू भी उसी जगह है? उसी जगह। बरामद कर लिया क्या टेम्पू को? टेम्पू बरामद खा किया। और बजरी वाले ट्रैक्टर को? बजरी वाला ट्रैक्टर भी ट्रॉली औंधी पड़ी हुई है, ट्रैक्टर मुड़ करके सड़क पे खड़ा हुआ है। पोस्टमार्टम हो गया क्या? पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम तो जब होगा जब जाकर कि वहाँ कोई प्रशासक पहुँचेगा। गांव वाले सरेटे उन बच्चे इनके पास रुके हुए हैं। तो आपकी क्या राय फिर? मेरी राय ये प्रशासन से क्या मांग कर रहे हो? प्रशासन से ये मांगे कि जो ये पीड़ित हुए हैं जी, इनको पूरा परिवार ही खत्म समझो इनका जी। और अभी तक पुलिस दोनों जगह की कहीं से भी नहीं आई, कहीं से भी नहीं आई। अभी वो बच्चे सड़क पे ही पड़े हुए हैं। पुलिस वाले इनको मंथली मिलती है हमेशा जी। ये क्या मंथली मिलती है? ट्रैक्टर को छूटा छूट चलते हैं, कोई वो नहीं करते हैं। कितने एक दिन में कितने ट्रैक्टर निकल पाते हैं? काफी ट्रैक्टर निकल। प्रकरण दर्ज कर लिया है। रात को एक्सीडेंट हुआ था टेम्पो और ट्रैक्टर ट्रॉली में, इसमें 4 लोग डेथ हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया, पोस्टमार्टम हो रहा है, कार्रवाई की जाए। कितने लोगों पर कितने कौन थे? 4 लोग। तो जो ट्रैक्टर जो आ रहा था वो बजरी भरी थी, रॉयल्टी की थी, कैसी अवैध थी? वो अभी जांच से पता चलेगा। अब क्या मांगे रखी गई थी परिजनों के द्वारा? परिजनों की जो मांग है वो ज्ञापन दे दिया है सरकारी सहायता मिली है नियमानुसार, उसके लिए लोगों ने बोला तो वो उस पर कार्रवाई। वो मेरे भाई के पति साहब तो कठूमर से बच्चों को लेकर के घर जा रहे थे, टेम्पू से बनोकर साइड से ट्रॉली से भरे हुए ट्रैक्टर आ रहे थे, ओवरलोडिंग ओवर स्पीड, और उन्होंने टेम्पू को कुचल दिया, जिसमें भाई साहब और तीनों बच्चे की दर्दनाक मौके पर ही ऑन स्पॉट मौत हो गई। भाभी साहब को पहले यहाँ कठूमर लाया गया, यहाँ से भाई एम्बुलेंस सरकारी हॉस्पिटल अलवर में रेफर कर दिया गया है। वो भी जिंदगी और मौत के लिए इसमें जूझ रही है, आईसीयू में भर्ती है। एक बच्ची बची है केवल जो घर पे थी, उस बच्ची को अभी तक इस घटना का पता नहीं है।
मेरी माता को इस घटना का पता नहीं है, मेरी भाभी साहब को इस घटना का पता नहीं है। अब आपको पता लगे। अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है फिलहाल? प्रशासन से मांग है, आश्वासन तो दे रहे हैं प्रशासन भी रात से ही आश्वासन दे रहा है, लेकिन हमें लिखित में किसी बड़े अधिकारी से क्या मांग है आपकी? कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, माता या हमारी भाभी सा या बच्ची दोनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी, उनका इलाज फ्री, बच्ची का जीविकोपार्जन, उसकी शिक्षा और भाभी पूरा इलाज। अब जो पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है, आपके और प्रशासन के बीच में क्या गैप है? पोस्टमार्टम आश्वासन दे रहा है कि आप हमसे जो भी बनेगा हम करेंगे, आप इस कार्रवाई को कीजिए, लेकिन आश्वासन से आगे की कार्रवाई नहीं होती है सर। आगे की कार्रवाई के लिए पैसा चाहिए, कहना पैसे के अंतिम संस्कार की कंडीशन इतनी देनी है कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी नहीं हो सकती वहाँ पे। हमें तुरंत प्रभाव से मदद चाहिए किसी भी बड़े आला अधिकारी के द्वारा। कलेक्टर साहब आए, MLA साहब आए, जो भी आए हो तुरंत घोषणा करें, नहीं तो हमारा भी पोस्टमार्टम साथ ही करवा दीजिए, कोई इशू नहीं है। खेड़ली के सौखरी गांव में दलित युवक शेर सिंह की हत्या के मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और जांच किसी अन्य उच्चाधिकारी से कराए जाने के मांग को लेकर ग्रामीण और मृतक के परिजन जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इस दौरान इन लोगों ने SP के नाम कोतवाल को तथा कलेक्टर के नाम ADM को ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने बताया कि उसका बेटा शेर सिंह संतोष नरूका की खान पर कार्य करता था। करण सैनी और लक्ष्मण उनके घर पर दीपांशु का ट्रैक्टर लेकर आए और शेर सिंह को काम करने के लिए खान पर ले गए। वहीं संतोष, दीपांशु, करण और लक्ष्मण ने मिलकर उसके लड़के को रंजिशवश मार डाला। इसके बाद लावारिस लाश को खेड़ली के अस्पताल में छोड़कर चले गए। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आज तक किसी भी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। सभी आरोपी खुलेआम घूमकर उन्हें जान से मारने की चुनौती दे रहे हैं। 4 तारीख को मेरे बच्चे को घर से बुला के ले गए वो लोग, और 4 तारीख के दिन उन्होंने जाते ही उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को हॉस्पिटल में पटक के आ गए, जिसकी कोई सूचना हमको दी गई। वे हैं ठाकुर लोग, संतोष सिंह सन ऑफ दीपांशु सन ऑफ संतोष सिंह। अच्छा, कितने लोग? और एक करण सैनी सन ऑफ भजनलाल और एक लक्ष्मण सन ऑफ कपूर। 4 आदमी थे। इन्होंने मिलकर मेरे बच्चे की हत्या की। आगे घटना है ये पहाड़ की घटना है, खान की। एक हत्या के मामले को यहाँ पे लेके आए हैं। सोखरी गांव का मामला है, जहाँ पे दबंग जाति के जो कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मजदूर आदमी की रंजिश से हत्या कर दी, और वहाँ का जो जांच अधिकारी अभी तक घटनास्थल पर नहीं गया, जबकि 4 तारीख का ये वाकया है। और 4 तारीख के बाद भी आज तक ना तो वहाँ परिवार से मिला है, ना ही किसी तरह कोई कार्रवाई की है। तो पुलिस प्रशासन से हम लोग SP गाँव वाले सारे लोग हैं, यहाँ पे सैकड़ों लोग आए हैं, इसलिए कि न्याय चाहिए हमें। क्योंकि अगर इस तरह के हत्या के मामले में भी पुलिस इस तरह से लापरवाही बरतेगी तो आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। और मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस तरह के हत्या के मामलों में तुरंत संज्ञान में लें, वरना आने वाले समय में हमें ऐसा मजबूर ना करें आप कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन करें और आप बैकफुट में आए। हमें न्याय चाहिए इस मामले को लेके कि रंजिशवश जो हत्या हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। इस मामले को लेके कलेक्टर साहब को SP साहब ज्ञापन देने आए हैं। स्कूल में फ्री एजुकेशन के तहत लॉर्ड्स कॉलेज की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। लॉर्ड्स कॉलेज के चेयरमैन मनोज चाचान ने बताया कि लॉर्ड्स ग्रुप स्कूल में 200 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। सोसाइटी एवं समाज के गरीब एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षा के बिना न रहे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे हमारे परिवार, समाज और देश की तरक्की हो सकती है। इस मिशन के तहत उन्होंने 2 साल पहले एजुकेशन स्कीम लॉर्ड्स स्कूल द्वारा चलाई थी, जिसमें गत वर्ष 100 विद्यार्थी एवं इस वर्ष 200 विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है, जिसमें शिक्षा के साथ सभी विद्यार्थियों को रहना खाना भी फ्री दिया जा रहा है। लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी में भी इस वर्ष से BA, BSc, BCom एवं BTech में फ्री एजुकेशन के तहत निःशुल्क प्रवेश दिए जाएंगे, जिसमें गरीब एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ हॉस्टल सुविधा भी फ्री दी जाएगी। वहीं इन विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी हेतु निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं भी विषय विशेषज्ञ अध्यापकों द्वारा दी जाएगी। अभी तक अभी हमारे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो 340 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। वैसे तो हमने 30,000 बच्चे अभी तक स्कूल कॉलेज में पढ़ा चुके हैं, उसमें भी करीब 4-5 हजार बच्चे हैं जिनको अभी तक हमने फ्री पढ़ा चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, जो अच्छी जॉब में काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनियों में, सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं। इसी काम को हमने पहले हम डे स्कॉलर को फ्री पढ़ाते थे, अब हमने प्लान किया है कि इन बच्चों को हॉस्टल में भी
रखेंगे, जिनके लिए खाना रहना सब फ्री होगा। तो 340 स्टूडेंट तो हमने स्कूल में ले लिए हैं, 200 स्टूडेंट हम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में लेंगे अभी। तो ये हर साल 200 बच्चे यूनिवर्सिटी में लेंगे, 200 स्कूल में लेंगे। तो धीरे धीरे ये 5-6 सालों में हम करीब 2000 बच्चे हमारे पास हॉस्टल की कैपेसिटी है। इन सबको हम फ्री के अंदर फुलफिल करेंगे और इसको धीरे धीरे अगर हमारी कंपनियों की इनकम, हमारी बिजनेस अगर ग्रो करता है तो हम इसको और भी बढ़ाएंगे। अगर जनता से सहयोग मिला, अगर दूसरे हमारे मित्रगण अगर सहयोग देंगे तो हम इसको और बढ़ाएंगे। बट मेरी खुद की इच्छा है कि मैं अपने जीवन काल में 1 लाख बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देके अच्छा नागरिक बनाऊं, ये मेरी जिंदगी का गोल है। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर से गोल सर्किल तक काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। विधायक यादव ने बताया कि राजस्थान सरकार की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 90 से 100% तक आरक्षण, गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण, 5 लाख पदों पर शीघ्र भर्ती निकालकर कैलेंडर जारी कर नियुक्ति देने सहित अन्य मांगों को लेकर यह दौड़ लगाई गई है। इस मौके पर विधायक बलजीत यादव के साथ काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। ये मेरी 172वीं विधानसभा है। 5 लाख सरकार भर्ती निकाले, भर्ती कैलेंडर जारी करे, पेपर लूट में शामिल जो ये बड़े लोग हैं वो गिरफ्त में आए और एक खून की सजा फांसी तक होती है। तो ऐसे लोगों का एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए, तब जाके डर पैदा होगा सरकार को, किसान को उसकी फसल का पूरा दाम मिले, ये CHA की मांग पूरी हो, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र है वो चालू करे सरकार, थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफ़र चालू करे और ये प्रत्येक विधानसभा के मुख्यालय पे गरीब बच्चे जो फीस नहीं दे सकते उनके लिए निःशुल्क कोचिंग खोले, सरकारी स्कूलों की दशा सुधरे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। इन सब मांगों को लेकर के राजस्थान में युवाओं के हक की नौकरियों पे जो डाका डल रहा है उसको रोके सरकार, एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी नौकरियां निकलेंगी उनमें 90 से 100% राजस्थान के बच्चों को रोजगार मिलेगा। प्राइवेट कंपनियों में 75% को स्थानीय जवानों को प्राथमिकता मिलेगी। ऐसा कानून बनाए सरकार। मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पहले मुझे वचन दिया था कि कानून बनाएंगे, राज्यसभा का वोट भी मैंने शर्त पे दिया था, लेकिन अफसोस अभी विधानसभा में सरकार का जवाब आया, कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए मांग पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने संकल्प लिया था 200 विधानसभा में काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, सरकार की नीतियों का विरोध करूंगा और जनता को जागरूक करूंगा, सरकार को चेताऊंगा कि फौज में भर्ती भी पहले के जैसे हो और यहाँ पर भी 5 लाख सरकार भर्ती निकाले। इन्हीं मांगों को लेकर आज मैं यहाँ राजगढ़ में आया, लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिला, लोगों ने मेरी मांगों का समर्थन किया। इस नाम के टाइम में जहाँ फसल कटाई परीक्षा चल रही है और मैं लेट हो गया फिर भी इतने लोग मिले, इस बात का प्रमाण है कि मांगे अकेले बलजीत यादव की नहीं है, 36 कौम के युवाओं की मांग है, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है और कोई भी सरकार जनता की मांग की अनदेखी नहीं कर सकती, करेगी उसको परिणाम भुगतना। जिला कलेक्टर द्वारा चलाए गए रास्ता खोलो अभियान के तहत व्यवधान करने के मामले में पुलिस कस्टडी में लिए एक युवक की हालत गंभीर हो गई, जिसे बानसूर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह मामला बानसूर के गांव रामनगर का है, जहां रास्ता खोलो अभियान के दौरान राजस्व विभाग की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। एक युवक प्रमोद कुमार शराब पीकर आया और रास्ता खोलो अभियान कार्यवाही का विरोध करने लगा। शराब पीकर हाई वोल्टेज ड्रामा करने को लेकर तहसीलदार ने बानसूर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़कर बानसूर थाने पर ला रही थी। इसी दौरान बीच रास्ते में व्यक्ति ने सीने में दर्द होने की बात कही और वह बेहोशी की हालत में हो गया। थाने के हेड कांस्टेबल रामरतन ने बताया कि प्रमोद मेघवाल शराब के नशे में होने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में बाधा डाल रहा था, जिसे पकड़कर थाने ले जा रहे थे। बीच रास्ते में बानसूर के सुभाष चौक के पास युवक प्रमोद मेघवाल अधिक शराब पीने के कारण बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे बानसूर के उप जिला अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद प्रमोद मेघवाल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद घर वालों को रास्ता खोल अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं करने, अशांति फैलाने के लिए पाबंद किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उप जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। और हमें सूचना मिली कि गोंदपुर गांव में एक मकान में एक लड़के ने फांसी लगा ली है। सूचना पर मैं जाब्ते के वहां पर पहुंचे, वहां जाकर देखा तो एक मकान बंद था, एक कमरा था ऊपर की मंजिल पे जो बंद था। अंदर से खिड़की में से देखा तो फांसी का फंदा लगाकर लटका हुआ था। उसके पड़ोस का जो कमरा है उसमें इसी के गांव का एक लड़का है
बंटी नाम का, उसने बताया है कि इस लड़के का नाम रोहित है, बाप का नाम विक्रम सिंह, जाति जाट, उम्र 20 साल, निवासी छोकरवाड़ा, थाना भुसावर का रहने वाला है। वर्तमान में यहाँ गोंदपुर किराए के मकान में रह रहा था, हेवल्स कंपनी में काम करता था। कारण क्या है? कारण कोई अज्ञात कारण है, कोई पता नहीं। इस लड़के ने बताया कि इसके परिजनों का यानी इसके घर वालों का इसके पास फ़ोन आया कि भाई हम काफ़ी देर से फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसके कमरे में जाके देखो। उसने इस कमरे में देखा, अंदर से खटखटाया, नहीं खोला, जंगले में से देखा तो लटका हुआ मिला। इसने हमें सूचना दी, हम मौके पर गए, मौके पर से इसके लेके यहाँ हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। अभी इसकी बॉडी को मुर्दाघर में रखवा रहे हैं। इसके पिताजी को सूचना कर दिया है, इसका पिताजी और इसका भाई आ रहे हैं रास्ते में। कोई फिलहाल अभी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, बाकी जांच करेंगे, जांच से जो भी होगा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसमें लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत प्रचार प्रसार हेतु पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर वॉल पेंटिंग कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसके तहत थानागाजी विधानसभा में 1000 से 1500 वॉल पेंटिंग करवाई जाएगी। वहीं प्रत्येक बूथ पर 4 से 5 वॉल पेंटिंग करवाई जाएगी, जिसके चलते थानागाजी कस्बे में बूथ नंबर 41 पर पहली वॉल पेंटिंग जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में करवाई गई। कार्यक्रम में जिला मंत्री हरिशंकर खंडेलवाल, महिला मोर्चा की रीना शर्मा, संजय जसाईवाल, मुकेश जायसवाल, ख्यालीराम सैनी, रवि दीक्षित सहित भाजपा से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस प्रोग्राम के तहत, इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी विधानसभा स्तर पर लगभग 1500 से 1500 से के बीच में वॉल पेंटिंग का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे थानागाजी विधानसभा में थानागाजी बूथ नंबर 41 पर एक वॉल पेंटिंग आदरणीय श्री अशोक जी गुप्ता जिलाध्यक्ष के निर्देशन में करवाई गई और साथ में जिला मंत्री श्री हरिशंकर जी खंडेलवाल उपस्थित थे। इस तरह का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है और हम इसमें बहुत सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और मीटिंग करवाई गई है। पार्टी आज 44वां अपना स्थापना दिवस मना रही है, जिसके तहत हमने आज थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में एक लोकसभा प्रवास योजना के तहत वॉल पेंटिंग का कार्य का शुभारंभ आज श्री अशोक गुप्ता जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा उसका शुभारंभ किया गया। वॉल पेंटिंग 5x5 वर्ग फीट का हमको आदेश मिला था, जिसको आज हमने शुरुआत करवा दी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ के ऊपर 5 वॉल पेंटिंग का जो पार्टी ने आज हमें लक्ष्य दिया है, उसके लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर कार्यकर्ताओं में जोश है और ये कार्य जोर शोर से विधानसभा क्षेत्र थानागाजी के प्रत्येक बूथ के ऊपर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर दूसरा लोकसभा में थानागाजी विधानसभा में अब की बार मोदी सरकार और अब की बार भाजपा सरकार इस तरह की वॉल पेंटिंग यहाँ की हुई है, जो कि कमल का फूल बना करके और उस पर ये स्लोगन लिखा हुआ है। तो ये सारा लोकसभा क्षेत्र में ही ये काम करना है। हमें जो लक्ष्य मिला है विधानसभा का, उस विधानसभा में सारी जगह ये काम करेंगे। चूँकि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और इस स्थापना दिवस पर बूथ स्तर पर शक्ति केंद्र पर जाकर के ये कार्यक्रम हुए हैं। पहले जिले के सारे मंडलों पर झंडा पहनाया हुआ है, 9 बजे सबने सारे लोग एकत्रित हुए हैं। उसके बाद 9:45 बजे आदरणीय JP नड्डा साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन सुना। उसके बाद में जिला कार्यालय पे और मंडलों पे कार्यालयों पर झंडा पहनाया गया। उसके बाद में सारे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर झंडे लगाए और काफ़ी ज़िले में काफ़ी मात्रा में झंडे लगाए गए सब, और उसकी फ़ोटो सबने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पर डाल दिए। और मैंने खुद ने आज
शिवाजी मंडल में प्रवास किया। थानागाजी में तो प्रवास कर ही रहा हूँ मैं उसके, लेकिन मैंने शिवाजी मंडल में भी प्रवास किया। उसका शास्त्री नगर जो शक्ति केंद्र है उस पर प्रवास था, और उस प्रवास पर सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए बूथ मजबूत करो, बूथ मजबूत पन्ना प्रमुख के लिए भी मजबूती के लिए कहा गया है, और वहाँ पर बूथ अध्यक्षों को आईडी कार्ड भी बांटे हैं, और पार्टी के लिए पूरी तरह से सारे जो भी कार्यक्रम हैं उन पर काम करने के लिए मुस्तैदी से कहा गया। श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किशनगढ़ बास कस्बे के विभिन्न मंदिरों में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया गया। कस्बे के पुराना बाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में 2 दिवसीय श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन बुधवार प्रातः रामायण पाठ के साथ शुरू किया गया था। वहीं साय विशाल झांकियों का आयोजन किया गया। इसके अलावा प्राचीन किला स्थित राधा कृष्ण मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया तथा मंदिर से सैकड़ों श्रद्धालुओं द्वारा ध्वजा यात्रा निकाली गई। पवन कुटी हनुमान मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया गया। यहां सैकड़ों लोगों ने प्रसादी पाई। इस अवसर पर पवन कुटी हनुमान मंदिर समिति के चुनाव भी करवाए गए, जिसमें किशोर कोतवानी अध्यक्ष, कृष्ण यादव सचिव, उपदेश सिंह कोषाध्यक्ष, शेर सिंह यादव को सर्वसम्मति से संरक्षक चुना गया। वहीं भिवाड़ी करौली मेगा हाईवे स्थित घाटा बम्बोरा हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर धीरूभाई, दौलत भारती, सुनील सांवरिया, ओम प्रकाश जाजोरिया सहित सैकड़ों भक्तों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। किशनगढ़ बास नगर पालिका द्वारा प्राचीन किले की खाइयों पर किए गए स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही को लेकर आम जन को अवगत कराया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी महेश कुमार गुर्जर ने बताया कि नगर पालिका द्वारा प्राचीन किले की खाइयों की सफाई का कार्य किया जाना है। इसे लेकर 7 दिवस के अंदर किले की खाइयों पर किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटवाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों द्वारा यदि अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिसका खर्चा अतिक्रमणकारियों से वसूल किया जाएगा। किशनगढ़ बास उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपखंड क्षेत्र में मिजल्स रूबेला रोग का अत्यधिक संचार होने के कारण मिजल्स रूबेला रोग की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे गहन अभियान पर चर्चा की गई, जिसमें 9 माह से 10 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को मिजल्स रूबेला MR का अतिरिक्त टीका लगाया जा रहा है। उक्त अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं क्षेत्र में 100% टीकाकरण करवाने हेतु अधिकारियों को बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बच्चों का अधिक से अधिक टीकाकरण करवाने के लिए आमजन से भी अपील की गई। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी किशनगढ़ बास डॉक्टर केशव सोनी, राजकुमार रपायला, भारत भूषण, बीना गुप्ता सहित चिकित्सा विभाग से जुड़े अनेक कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे। भिवाड़ी जिला यातायात पुलिस में इंटरसेप्टर हाईवे में तैनात सिपाही पलावा गांव निवासी मनोज यादव पुत्र बस्ती राम ड्यूटी के दौरान 13 मार्च को सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। इसके बाद उनको जयपुर में भर्ती कराया गया। वहां से उन्हें गुरुग्राम के मेनदाता अस्पताल में भर्ती कराया। मनोज यादव का इलाज के दौरान निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ नीमराणा एडिशनल ASP जगराम मीना की मौजूदगी में सलामी दल द्वारा सलामी देकर किया गया। शाहजहांपुर थानाधिकारी विक्रम सिंह चौधरी के अनुसार 13 मार्च को सिपाही मनोज यादव को तीव्र गति वाले वाहन को रुकवाने का प्रयास करते समय टक्कर मार दी गई थी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमराणा, ASHO यातायात थाना भिवाड़ी सुरेश कुमार सहित पुलिस विभाग से जुड़े अनेक अधिकारी मौजूद रहे। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के हुलमना खुर्द पहुंचने पर राज्य सरकार में मंत्री उर्मिला योगी का ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री योगी को ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह धनवाल के नेतृत्व में मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र में बीजवाड़ चौहान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हुलमान खुर्द तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराने की मांग की गई। ग्रामीणों की मांग पर राज्य मंत्री ने सड़क निर्माण में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके बाद मंत्री बाबा नीमवाला मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में भी पहुंची और प्रसादी पाई। इस अवसर पर दलीप योगी, प्रकाश चंद, डॉक्टर विनोद पहावा, संदीप यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। शाहजहांपुर के निकटवर्ती रेवाड़ी के बावल क्षेत्र में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 2 दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली से जयपुर आ रही राजस्थान रोडवेज की बस खाई में जा गिरी। घायल सवारियों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। यहां 4 सवारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सवारियों ने बताया कि यह घटना
ड्राइवर की लापरवाही की वजह से घटित हुई है। वहीं मौके पर पहुंची बावल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बावल थाना प्रभारी ने बताया कि टोंक डिपो राजस्थान रोडवेज की बस दिल्ली से जयपुर जा रही थी। बस में क्षमता से अधिक सवारियां भरी हुई थी। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हम खाटू श्याम के लिए निकले थे। हम सराय काले खां गए तो वहाँ से हमने बस करी रोडवेज जयपुर के लिए, क्योंकि जयपुर से हम जाते। अब हम बीच में क्या कहते हैं, बस राजस्थान रोडवेज थी, हरियाणा रोडवेज, राजस्थान रोडवेज थी। तो हम वहाँ से एक ढाबे पे रुके, ढाबे पे खाना वाना खाया, फिर ढाबे पे खाना वगैरह हमने खाया। खाना खाने के बाद हम जब उसमें बस में बैठे तो वो बस ड्राइवर उस बस को काफ़ी गति से चलाने लग गया। काफ़ी गति से चलाने के बाद हम जब सीट पे बैठे थे, बम्प कर रहे थे, फिर एक प्लेन रोड आया, एकदम से थोड़ी सी गति कम करी उसने, फिर पता नहीं तेज और चलाने लग गया, एकदम से और ज़्यादा बम्प करने लग गए। और उसी टाइम हमारी बस पलट गई। ये ड्राइवर की लापरवाही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज चला रहा था। खाटू श्याम जी जा रहे थे, रास्ते में होटल में बस रुकी। उसके बाद कुछ टाइम बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, डिसबैलेंस होकर बस गिर गई खाई में और हम सबके चोट लग गई, बहुत लोगों के चोट लगी है। बहुत सामान गायब हो गए हमारे, मिले नहीं और हम हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट हुआ है हमारा। दिल्ली से हम लोग आ रहे थे खाटू श्याम जी के लिए। बस का डिसबैलेंस हुआ, बस खाई में गिर गई। काफ़ी लोगों की जान मतलब सीरियस हैं लोग, काफ़ी लोग हॉस्पिटल में आ चुके। सर, हमें सूचना मिली थी रेवाड़ी दमकल विभाग से कि आज सलवास नहर में एक गाड़ी बस पड़ गई, गिर गई नहर में। हम वहाँ सर पहुँचे तो गाड़ी थी राजस्थान रोडवेज, वो नहर के जस्ट बगल में पड़ गई। काफ़ी सवारी थी, 15-20 लोग घायल हो गए, जिनको पुलिस और हमारी मदद से बाहर निकाल के उनको एम्बुलेंस द्वारा सरकारी हॉस्पिटल बावल पहुंचाया गया। अगर बस नहर के पानी में गिर जाए तो बहुत ज़्यादा जनहानि हो जाती। कितने लोग घायल हुए सर? 15 से 20 लोग घायल हुए हैं। कितने लोग थे उसमें? 40 से 50 लोग उसमें थे। क्या और महिला? बच्चे भी थे जी, महिलाएं भी थी। रैणी उपखंड के ग्राम झांकड़ा में शाम भक्तों द्वारा प्रथम शाम जागरण का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। आयोजन से जुड़े राम प्रताप ने बताया कि इस दौरान उनके द्वारा खाटू श्याम का आकर्षक दरबार सजाया गया। जागरण में कलाकारों द्वारा शाम भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान दिनेश गुहा, राजेश कुमार सहित अनेक कलाकारों ने पंडाल में भक्ति का माहौल बना दिया। इसके बाद सुबह महाआरती के बाद लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर जगदीश प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, बाबूलाल सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कठूमर कस्बे के मसारी रोड स्थित बंध वाले हनुमान मंदिर पर हनुमान जयंती हर्षोल्लास, धार्मिक भाव और परंपरा से मनाई गई। मंदिर महंत प्रयागराज दास ने बताया, मंदिर पर 56 भोग की झांकी और फूल बंगला सजावट के साथ सुबह से ही अनेक धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए गए। वहीं सेवक साक्षी गोपाल शर्मा ने बताया कि हनुमान जयंती के अवसर पर सुबह मंगला आरती और दोपहर बाद सुंदरकांड का पाठ हुआ। वहीं रात्रि को हनुमान जी का जागरण हुआ। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य जयप्रकाश, पिंकू, सुभाष, अजय जैन, साक्षी शर्मा सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। समाचारों में वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं खबरों की ओर। हिंडौन को जिला बनाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर भाजपा उम्मीदवार वीर सिंह जाटव के नेतृत्व में दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। धरने के दौरान राज्य सरकार को सद्बुद्धि दिलाने के लिए हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया।
उन्होंने कहा, हिंडौन जिला बनने की हर शर्त पूरी करता है। धरने पर बैठे वीर सिंह जाटव, पप्पू गुर्जर, वनकी केशु गुर्जर, आराम सिंह सहित कई लोगों का कहना है कि हिंडौन बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में देश में अपनी एक विशेष पहचान बना चुका है। यहाँ की औद्योगिक इकाइयों में निर्मित उत्पादों की देश के कई बड़े शहरों तक भेजे जाने की व्यवस्था है। पत्थर व्यवसाय और कुशल कारीगरों के द्वारा निर्मित किए गए पत्थर विदेशों तक भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा दौसा, भरतपुर जिले से जुड़े अनेक गाँवों के किसान कृषि उपज मंडी में फसलों की बिक्री के लिए यहाँ पहुँचते हैं। हिंडौन के जिला नहीं बनने तक उनका धरना जारी रहेगा। इस धरने में किसान मोर्चा महामंत्री पप्पू सिंह गुर्जर, कमल ठेकेदार, मनीष शर्मा, नरेंद्र तोमर, परसराम सोलंकी, जगदीश मीणा सहित काफी संख्या में लोग शामिल हुए। खैरतल की पुरानी आबादी निवासी नितिन लोढ़ा ने अपने जन्मदिन पर इस्माइलपुर रोड पर स्थित इंदिरा रसोई में 100 जरूरतमंद व्यक्तियों को अपने हाथों से भोजन कराया। रसोई संचालिका अंजू आचार्य ने बताया कि नितिन ने अपने दोस्तों के साथ रसोई में पहुंचकर सेवा भाव से सभी को भोजन कराया। वहीं नितिन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह महत्वाकांक्षा योजना पूरे प्रदेश में चल रही है, जिससे गरीबों को लाभ मिल रहा है। इन्होंने लोगों से निवेदन किया कि जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, इससे एक आत्मिक सुख मिलता है। प्रिय मित्र नितिन लोढ़ा जी का जन्मदिन है, तो हम आज इंदिरा रसोई आए हैं। यहाँ पे हमने आज सभी को निःशुल्क भोजन देने की इच्छा करी थी, तो आज हमारी तरफ से निःशुल्क भोजन रखा गया है। खैरतल में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कस्बे में हनुमान जन्म उत्सव के पावन पर्व पर पुरानी अनाज मंडी स्थित श्री बालाजी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने मंदिर में पहुंचकर बालाजी भगवान की पूजा अर्चना कर मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थना की। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि सुबह हवन यज्ञ कर बालाजी भगवान की आराधना की गई। जन्मोत्सव के तहत यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। खैरतल कस्बे के हनुमान पहाड़ी हनुमान जी के मंदिर में भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं रेलवे फाटक के पास स्थित शनि मंदिर पर भी हनुमान जन्मोत्सव पर भंडारे का आयोजन किया गया। हनुमान जन्मोत्सव पर खैरतल कस्बा पूरी तरह हनुमान जी के रंग में रंगा नजर आया। मालाखेड़ा में पैरा एथलीट गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। मालाखेड़ा निवासी सुनील कुमार साहू ने 21वीं राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में 400 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं 100 मीटर में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। यह प्रतियोगिता महाराष्ट्र के श्री छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम पुणे में आयोजित हुई थी। साहू को पुलिस ने सरिस्का की जिप्सी में बैठाकर कस्बे का भ्रमण कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मैंने अभी 21वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 400 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल किया है और ऑल ओवर इंडिया मेरी कैटेगरी में मेरी फर्स्ट रैंक रही है। साथ ही मैंने 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। यह प्रतियोगिता श्री छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। अगर इसकी श्रेय की बात करें तो मेरे कोच, मेरे गुरुजन, मैं मेरी माँ को देना चाहूँगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। बानसूर कस्बे में नगर पालिका के पार्षदों का धरना प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी रहा। पार्षदों ने शुक्रवार को नगर पालिका परिसर में पालिका प्रशासन तथा सरकार की सद्बुद्धि के लिए मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ किया। इस दौरान पार्षदों ने बताया कि पिछले 19 दिनों से सभी पार्षद नगर पालिका में हुए विकास कार्य को आय व्यय का ब्यौरा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा पार्षदों की मांग को अनदेखा किया जा रहा है। पार्षदों ने बताया कि विकास कार्य में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, इसीलिए पार्षदों को आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान उप चेयरमैन बनवारी लाल सैनी, नरेंद्र, कमलेश पंसारी, मनोज सोनी, गिरिराज प्रसाद शर्मा, बबलू वाल्मीकि, प्रकाश सैनी सहित अनेक पार्षद मौजूद रहे। इस दिन से जारी है। नगर पालिका में चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी द्वारा मिलीभगत करके जो भ्रष्टाचार किया गया है उसके बारे में हमने जानकारी मांगी थी। जो आपने आय है व्यय है उसका हमें ब्यौरा दे, लेकिन ये लोग हमको ब्यौरा देने से कतराते रहे। इन्होंने तो नगर पालिका परिसर में आना भी छोड़ दिया और आज उसको लेके हम सब लोगों ने यज्ञ किया है कि इन लोगों को सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन ये क्या है कि पूरे भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको सद्बुद्धि आने वाली नहीं है, इस यज्ञ से भी नहीं आने वाली। जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमसे नहीं मिला कोई प्रतिनिधि ने कैसी भी बात की, कैसी बात लेके नहीं आया, क्योंकि वो संरक्षण मिला हुआ है ऊपर से। अब भाई आपने जो भ्रष्टाचार किया है उसका संरक्षण हम देंगे आपको। तो पार्षदों की नहीं सुनी जा रही, जनता की क्या सुनी जाती होगी। 19 दिन से इतने पार्षद धरने पे बैठे हैं, उनके दर्द को नहीं समझा जा रहा। तो एक आम आदमी आता होगा उसके साथ क्या सलूक करते हुए ये लोग।
ये सबसे बड़ी बात देखने लायक। बानसूर कस्बे में भाजपा कार्यालय पर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष ने बताया कि 12 अप्रैल को राज्य सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश महाघेराव के नाम से एक विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में बानसूर विधानसभा से 10,000 लोगों के पहुंचने की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष को दी गई है। इस दौरान पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी, जयप्रकाश शर्मा, रेखा दहमीवाल, रामानंद दीक्षित सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पर जनाक्रोश महाघेराव के नाम से हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं कंपनी बाग 10 बजे। उसी संदर्भ में बानसूर विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे पार्टी के जो स्थायी व्यवस्था कुल में रह के पार्टी का संचालन करते हैं, पार्टी के हमारे पंचायत राज से जुड़े हुए सभी प्रमुख साथी, और वहाँ अधिक से अधिक संख्या में प्रत्येक बूथ से कम 15 नागरिक हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे। इसकी रचना और योजना बनाने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। इस जनाक्रोश महाघेराव में राजस्थान प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी और भारत सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी वो दोनों रहेंगे, और हमारे सभी स्तर के जनप्रतिनिधि, सभी बूथ से लेकर जिला तक के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खैरतल कस्बे में पूर्व विधायक रामेद सिंह यादव का पुतला फूका गया। नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी ने बताया कि उनके और सर्व समाज के नेतृत्व में पूर्व विधायक रामेद यादव का पुतला फूका गया। खैरतल जिले की घोषणा के बाद पूर्व विधायक रामेद यादव ने भिवाड़ी को जिला बनाने की सिफारिश की थी, जिससे खैरतल जिले की आम जनता में रोष व्याप्त है, क्योंकि पूर्व विधायक रामेद यादव को खैरतल की जनता ने तीनों चुनाव में 60% से अधिक वोट दिए और 2 बार जिताया है। खैरतल की आम जनता और सर्व समाज के लोगों ने खैरतल फाटक पर पूर्व विधायक रामेद यादव का पुतला फूंककर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर खैरतल के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मान सम्मान दिया, और जब किशनगढ़ और खैरतल की जनता को ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने खैरतल की जनता का अपमान किया। जो बंद कमरे में वो भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग करके आए थे, वो बनने के बाद भी उनकी भावना रुक नहीं पाई और जनता के सामने एक्सपोज हो गई। और इससे यहाँ न केवल खैरतल के लोगों का ये अपमान है, बल्कि उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अपमान है जो उनके साथ अब तक लगे रहे हैं। और सही बात तो ये है कि ये पुतला दहन कार्यक्रम जो सर्व समाज ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए था कि उनके द्वारा बनाए गए विधायक ने किस तरह से जिला बनाने का विरोध किया और खैरतल का सर्वांगीण विकास के लिए जो माननीय अशोक गहलोत जी ने और दीपचंद खैरिया जी ने जो एक रास्ता खोला, उसका उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के लोगों का जो विकास आगे चौमुखी होगा, उसका उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया है। अब ये सर्व समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम था जिसके अंदर उनका पुतला दहन भी किया गया, और अब वो किसी भी कार्यक्रम में आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये सर्व समाज के लोग अपना विरोध ज़रूर प्रदर्शित करेंगे। यहाँ खैरतल की जनता ने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उनका पुतला फूंका है, इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ का समाज पार्टी से, जाति से, सबसे ऊपर उठकर विकास के रास्ते को अपना रहा है। दीपचंद खैरिया जी और अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दे रहा है। खैरतल की जागरूक जनता ने, सर्व समाज ने जो पुतला दहन कार्यक्रम किया है, ये पूर्व विधायक जो 10 साल पहले जो तानाशाह जो राज करके गया था, उसने किसी कार्यक्रम में खैरतल की अनदेखी की थी, भिवाड़ी की सिफारिश की थी। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि खैरतल की जनता ने आपको 3 दफ़े 60% से अधिक मत दिए, फिर भी आपने खैरतल का पक्ष नहीं रखा। माननीय विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी की सिफारिश से खैरतल को जिला घोषित करवाया। उसके पश्चात रामेद यादव ने, जो पूर्व विधायक 2 बार यहाँ विधायक रह चुका, तीसरी दफ़े जो हारा था, उसने आज तक खैरतल वासियों को बधाई नहीं दी। इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी मंशा कैसी है, उसकी खैरतल के प्रति सोच कैसी है।
वो सिर्फ अपने जेब की तरफ देखता है। हम सभी खैरतल जिले के निवासियों ने एकमत होके, सभी व्यापारियों ने, सर्व समाज ने वो बात करता है कि अहीरवाल क्षेत्र की अनदेखी की। मैं मीडिया के माध्यम से आपको बता दूं कि अहीरवाल क्षेत्र हमारे खैरतल जिले में ही है। तिजारा विधानसभा, किशनगढ़ विधानसभा, मुंडावर विधानसभा वो खैरतल जिले में है। इस तरह के अनर्गल जो बयान देता है वो, उससे साफ जाहिर होता है कि उसकी मानसिकता जो कैसी बदल गई है, क्योंकि वो जिले की घोषणा होने के बाद वो क्षेत्र से बिल्कुल गायब हो चुका है। ये आम जनता कह रही है कि इसका सर्वनाश हो चुका है, पाप का अंत हो चुका है, क्योंकि जो खैरतल की जनता एक भावना में बह के उसको तीनों दफ़े 60% से अधिक जो मत दिए थे उसको वो बिल्कुल भुना नहीं पाया। उसने सिर्फ अपनी जेब की तरफ देखा है, अपने स्वार्थ की तरफ देखा है। आप सबसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, चाहे बाईपास की ओर देख लो, चाहे किसी अवैध कब्जों की तरफ देख लो। बड़े बड़ी ढींगे हाँकता था कि ये मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सिर्फ मैं। उसने कभी आम जनता के बारे में किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं रखी, ना खैरतल की जनता के बारे में रखी। हम उसके इस बयान को कड़ी निंदा में हम विरोध प्रकट करते हैं और उसी उपलक्ष्य में आज सर्व समाज ने, यहाँ के जागरूक नागरिकों ने उसका पुतला दहन किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे खैरतल जिला जो नए घोषणा हुई है वो किसी विवाद में आए। लेकिन हम विवादों से बचते हुए हमने आज तक किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं किया, क्योंकि श्री महावीर जी में भगवान महावीर के 7 दिन से चल रहे वार्षिक मेले में आयोजित रथ यात्रा में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। तपती दोपहरी में भगवान जिनेंद्र की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु आतुर नजर आए। जैन संप्रदाय के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर लगभग 450 साल पुरानी भूगर्भ से निकली पाषाण प्रतिमा को स्वर्ण मंडित रथ में विराजित कर यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर गंभीर नदी तट पर पहुंची। पंडित मुकेश शास्त्री ने वैदिक पूजा विधान के अनुसार मंत्रोच्चार कर भगवान का जलाभिषेक करवाया। आज वो पावन दिवस है जिस दिन भगवान महावीर स्वामी की रथ यात्रा का हम सभी को इंतजार था। वो समय आ चुका है। नाजिम की सवारी के रूप में उपखंड अधिकारी महोदय रथ पर सवार होंगे और साथ ही प्रबंधकारिणी कमेटी के अध्यक्ष महोदय सवार होंगे। जहां ग्वाला परिवार रथ को हाथ लगा करके आगे बढ़ाएगा, उसके साथ ही मीणा समाज के लोग रथ को गंभीर नदी तट पर लेकर जाएंगे और उधर से गुजर समाज के लोग भगवान को भक्तिभाव पूर्वक रथ में साथ लेकर के मंदिर तक आएंगे। लाखों श्रद्धालु रथ में सम्मिलित होकर के भगवान की जयकारा लगाते हुए निरंतर भक्ति में डुबकियां लगाएंगे। आप भी पधारें और प्रभु की इस भक्ति गंगा में मेले के आयोजन में सम्मिलित होकर धर्म लाभ। बड़ौदा मेव कस्बे की चोपड़ा बाजार स्थित सीताराम और बांके बिहारी मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव पर 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसके पश्चात रात्रि को भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर चंचल मिश्रा, दीपक मिश्रा, दीपक सिंह, मुकेश मिश्रा, राहुल सांखला सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर स्थित प्राचीन बालाजी महाराज मंदिर में बाबा शाम का प्रथम विशाल रात्रि जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरण में बाबा शाम का भव्य दरबार सजाया गया। जागरण कार्यक्रम की शुरुआत राजगढ़ के गायक कलाकार जितेंद्र सोनी ने गणेश वंदना से की। जागरण के दौरान बाबा शाम और हनुमान जी का भव्य दरबार सजाया गया। साथ ही बाबा शाम को 56 भोग की प्रसादी का भोग भी लगाया गया। दरबार में अखंड ज्योति प्रज्वलित कर हवन पूजन किया गया। आयोजक कमल सिंह नाथावत ने बताया कि जागरण कार्यक्रम की शुरुआत श्याम बाबा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर संत साईं राम महाराज और सरपंच मुकेश मीणा द्वारा विधिवत की गई। किशनगढ़ बास में अहीर जनजागृति सम्मेलन को लेकर 16 अप्रैल को जयपुर में आयोजित होने वाले सम्मेलन की तैयारियों को लेकर यादव समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर सावल राम यादव, भारत यादव, मनोज यादव, मंजू यादव सहित अन्य समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने अहीर यादव समाज के उत्थान तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने एवं एकजुट होकर समाज के विकास सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की। वहीं जयपुर में 16 अप्रैल को आयोजित होने वाले यादव महासम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील भी की। इस मौके पर पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक रामहेत यादव, खेमचंद यादव, नित्यानंद यादव, रोहित सहित यादव समाज के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
गोविंदगढ़ स्थित किले की भूमि का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां किले की भूमि पर न्यायालय द्वारा स्टे दिया हुआ है, वहीं गुरुवार को पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी प्रदीप कुमार यादव कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए जेसीबी को लेकर पहुंच गए, जिसका कस्बे वासियों द्वारा विरोध करते हुए न्यायालय की स्टे की कॉपी उन्हें दिखाई गई। वार्ड 16 के पार्षद प्रतिनिधि प्रीतम मेघवाल ने बताया कि गोविंदगढ़ नगर पालिका द्वारा किले की भूमि को कम्युनिटी सेंटर, पंचायत समिति और थाना बनाने के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन कस्बे वासियों ने इसका विरोध किया था और नगर पालिका में इसके खिलाफ आपत्ति भी दर्ज कराई थी। लेकिन नगर पालिका की मनमानी के चलते कस्बे वासी न्यायालय की शरण में चले गए, जहां से उन्हें स्टे मिल गया। यह स्थान गोविंदगढ़ का प्राचीन ऐतिहासिक किला है, जो कि गोविंदगढ़ की पहचान है। गोविंदगढ़ का नाम भी गोविंद देव जी के मंदिर के नाम पर गोविंदगढ़ रखा गया। अब यहाँ पर आता है कि यहाँ क्यों विवाद छिड़ा हुआ है। यह जो स्थान है जो आप देख रहे हैं, इसको नगर पालिका गोविंदगढ़ के द्वारा कम्युनिटी सेंटर, पंचायत समिति और थाने के लिए अलॉट कर दिया जाता है, जिसका पूरा क्षेत्र गोविंदगढ़ कस्बा विरोध कर रहा है कि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। हमने यहाँ पर गोविंद देव जी के मंदिर, सीताराम मंदिर और अन्य जो बलदाऊ जी के मंदिर सब हैं, उनको पुनरुद्धार करके दोबारा से विकसित किया है। ये गोविंदगढ़ की धरोहर है। यहाँ पर वृद्धाश्रम होता कोई बात नहीं थी, यहाँ पर गार्डन बनता जिनको कि कस्बे वासी इस्तेमाल कर सकें। अन्य स्थान है नगर पालिका के पास, ग्राम पंचायत के पास जो भूमि बोलती है, उस पर इनका निर्माण क्यों नहीं किया गया। जहाँ पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उनको हटाकर वहाँ पर वो क्यों निर्माण नहीं होता। यहाँ अगर भूमि खाली है तो यहाँ निर्माण कर देंगे, ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि नेता कहते हैं कि हम ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबको उल्टा नजर आ रहा है। यहाँ ऐतिहासिक धरोहर को ही समाप्त किया जा रहा है। जहाँ अगर हमारी आने वाली पीढ़ी पूछेंगी कि गोविंदगढ़ का किला कहाँ है, तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर तो दीवारें हैं, किला तो गायब ही हो गया। अब कहने वाली बात यह है कि जब नगर पालिका ईओ को यहाँ के स्टे की जानकारी पूरी थी, स्वयं ईओ नगर पालिका की ओर से न्यायालय में पेशी भुगतता है और उच्च अधिकारियों को यह नहीं बताता कि यहाँ पर स्टे है। पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी आते हैं, कार्य प्रारंभ करना चालू करते हैं और उनको आगे कस्बे वासी बताते हैं, साहब यहाँ तो स्टे है, आप कार्य क्यों कर रहे हैं। तब पता लगता है कि ईओ ने तो कहा था कि पीडब्ल्यूडी विभाग का काम है, आप कार्य कीजिए। यहाँ पर साफ न्यायालय के आदेशों की अवमानना होती नजर आ रही है और प्रशासन को एक तरफा बयान जारी करके कार्य करवाना चाह रहा है। मंशा क्या है कोई नहीं जानता, क्या करवाना चाहते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन गोविंदगढ़ की जनता की आस्था से खिलवाड़ जरूर किया जा रहा है। पहली बात तो ये जो किला है ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। गोविंदगढ़ के एकमात्र एक ऐतिहासिक धरोहर होने के नाते गोविंदगढ़ के वासियों का यहाँ पर काफ़ी जुड़ाव रहा है। गोविंद देव जी मंदिर है, उनका पुनरुद्धार किया है सब लोगों ने, वो पेड़ पौधे भी लगाए हैं यहाँ पर। लेकिन पता चला कि नगर पालिका ने यहाँ पर कन्वेंशन हॉल के लिए, पंचायत समिति के लिए और थाना के लिए यहाँ पर जगह अलॉट की थी। कल क्या घटना घटी है जो आप लोगों को यहाँ विरोध स्वरूप आना पड़ा और अपने दस्तावेज पेश करने पड़े? कल हमें जानकारी ये मिली कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कॉमन सर्विस सेंटर, जो सामुदायिक भवन जिसे कहते हैं, उसको बनाने के लिए वो यहाँ पर आए थे। उसका उद्घाटन था आज, तो हमें मालूम पड़ा तो हम यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो यहाँ पर बनाएंगे। बाकी हमने उनसे कहा कि इस पर यहाँ स्टे लगी हुई है, इस जगह पर आप ऐसा निर्माण नहीं कर सकते हैं। बाकी खुद ईओ साहब जो हैं वो पेशी पर भी जाते हैं, बाकायदे स्टे पर उनका साइन भी है ईओ साहब का। मगर नगर पालिका को पूरे को पता है कि इस जगह पर स्टे लगी हुई है, लेकिन फिर भी आप ऐसा यहाँ काम क्यों कर रहे हैं। तो फिर क्या बात हुई आगे? उन्होंने हमसे कागज़ मांगा तो हमने उनको कागज़ दिखा दिया। कागज़ देखने के बावजूद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है यहाँ पर स्टे लगी हुई है तो हम चले जाते हैं। बाकी वो वहाँ से चले गए। वो सब जैसा आप बता रहे हैं कि ईओ को पूरी जानकारी है, तो फिर क्यों इन तथ्यों को छुपाया जा रहा है? अब ईओ की जाने क्या इसमें राजनीति है, ऐसा जाने क्या उसका वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं कि भाई जगह हम किले में ही देंगे, ऐसा मालूम नहीं, जबकि खुद पेशी पर भी जाता है वो। गोविंदगढ़ कस्बे की कृषि उपज मंडी में गेहूं की नई फसल आना प्रारंभ हो गई, लेकिन गेहूं में नमी, गेहूं का प्राकृतिक रंग खराब होने से गेहूं की खरीद में काफी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जिसके लिए आज कृषि उपज मंडी में गेहूं की क्वालिटी चेक करने के लिए अलवर से कमलचंद मीना पहुंचे थे, जिनके साथ आई टीम ने कृषि उपज मंडी से गेहूं के नमूने एकत्रित किए, जिन्हें जयपुर जाँच के लिए भेजा गया।
उन्होंने बताया कि गेहूं की जो किस्म इस समय मंडियों में आ रही है उन्हें सरकार के नियमों से खरीदना संभव नहीं है। अब सरकार के आने वाले निर्देशों के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। वहीं मंडी अध्यक्ष दुलीचंद गुप्ता ने बताया इस समय जो गेहूं की फसल आ रही है उसमें काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, जिसके कारण उनकी खरीद नहीं हो पा रही है। उन्होंने क्वालिटी देखी है गेहूं की, जो वो अनफिट करके गए हैं, गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार उसको पास नहीं कर रहे। अब वो सैंपल लेके गए हैं और सैंपल जयपुर भेजेंगे, उसके बाद गेहूं की खरीद चालू होगी। अभी जो यहाँ पे जो अपने आड़ती हैं और जो किसान हैं उनको क्या समस्या है जिन कारण से खरीदारी नहीं हो पा रही है? क्वालिटी के कारण क्यूआई गेहूं को पास नहीं कर रहा, इस चक्कर में गेहूं गवर्नमेंट खरीद नहीं रही। कैसे क्वालिटी गेहूं आ रहे हैं, जैसे क्या है समस्या? भीगे हुए आ रहे हैं, काले दाने के आ रहे हैं, कटिंग भी हो रही है गेहूं में। बरसात के कारण गेहूं खराब हो गया, उस कारण गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही। अभी जैसे खरीद 1 तारीख से चालू हुई, कब से हुई है? 1 तारीख से चालू हुई है, लेकिन आज तक रोज देख के सैंपल नापास कर देते हैं और खरीद चालू नहीं हो पाती। तो अभी जैसे सरकार से कोई गाइडलाइन आएगी तब हो पाएगी? सरकार सैंपल लेके गए हैं, सरकार से गाइडलाइन आएगी, उसके बाद वो खरीद चालू करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग 80% लीव्स हैं वो कन्फर्मेटिव स्पेसिफिकेशन नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ट्राई कर रही है कि जो फार्मर है उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सेफ गार्ड के लिए ये टीम बनाई है कलेक्शन के लिए जी, सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। ये जयपुर जाएंगे, उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ टीम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आई हुई है जयपुर, एनालाइज करके बाद रिपोर्ट भेजेंगे। सर प्रथम दृष्टया आपको जो गेहूं की क्वालिटी कैसी लगी है सर यहाँ पे? मतलब यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन में नहीं है, लस्टर ख़त्म हो गया वीट का, तो जो नेचुरल कलर है ना वो डी कलर हो गया। तो सर इससे क्या खरीदारी में कुछ खरीदारी में फुल इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट परचेज नहीं हो रही, जो सरकार के नियम स्पेसिफिकेशन नहीं है जी जी, तो मापदंडों के हिसाब से नहीं है, इस करके हमारा जो क्वालिटी इंस्पेक्टर जो डिप्लॉय कर रखे हैं जी वो परचेज नहीं कर पाते। तो समस्याएं खड़ी हो रही हैं सर? समस्याएं खड़ी हो रही हैं, इनका अकेले का वो तो है नहीं, अब सुपर चेक है जी, हर आदमी के ऊपर ऑफिसर है, हर आदमी के ऊपर क्वालिटी चेक। ईसाई समुदाय की ओर से शुक्रवार को गुड फ्राइडे पर्व मनाया गया। इस उपलक्ष्य में चर्च रोड स्थित सेंट एंड्रयूज चर्च में ईसाई समुदाय से जुड़े महिला, पुरुष और बच्चों ने चर्च में प्रार्थना सभा की। वहीं चर्च के रेवरेंट राजेश मैकवान द्वारा प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए गए वचनों को लेकर उपदेश दिए गए। चर्च के पूर्व सचिव विजय कुमार राव ने बताया कि आज के दिन प्रेम और शांति के मसीहा प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और उन्होंने आत्म बलिदान कर लोगों के सामने प्रेम और शांति का उदाहरण पेश किया। इस उपलक्ष्य में आज के दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। ईसाई समुदाय से जुड़े लोग उपवास रखकर प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना करते हैं। आज गुड फ्राइडे है और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है इस दिन, और ये 9 बजे उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाता है। 3 बजे तक उन्हें 3 बजे उनकी मृत्यु होती है। इस बीच उन्होंने 7 वचन कहे कि उन वचनों के ऊपर आज हम मनन करते हैं। पहला वचन उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी वचन उनका था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा वचन उन्होंने अपनी माता के लिए कहा, और चौथा वचन उसने कहा कि एली एली लबा शबक्तनी, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और 5वें वचन में कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, और 6ठे वक्त में कहते हैं कि मेरा इस पृथ्वी पे आना जो भी कार्य थे वो मैंने कर दिए हैं, इसलिए 6ठा वचन कहते हैं कि पूरा हुआ। और 7वें वचन में परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इस तरह से 7 वचन कहे जो उन्होंने। अच्छा सर, आज यहाँ पर क्या क्या किया गया है? आज सिर्फ प्रार्थना होगी, और ये प्रार्थना हम सब लोग जो हैं अधिकतर लोग फास्टिंग से करते हैं, और इस प्रार्थना के बाद ही हम जाकर के अपने फास्ट। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।